हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुकों के लिए अच्छी खबर है। नवरात्रि में ही लाभुकों के खाते में सितंबर माह के किस्त के तौर पर 1,500 रुपए ट्रांसफर करने की तैयारी चल रही है। इससे पहले अलॉटमेंट नहीं मिलने की वजह से 5 जिलों में मामला लटका हुआ था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। अब बैंकों के साथ लाभुकों की लिस्ट साझा की जा रही है। ये प्रक्रिया पूरी होते ही लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। लाभुकों के लिए ये किस्त नवरात्र गिफ्ट साबित होगी। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 50,70,000 लाभुकों के खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सितंबर माह की किस्त ट्रांसफर होगी। इस लिहाज से लाभुकों के खाते में करीब 1,267 करोड़ 50 लाख रुपए ट्रांसफर होंगे। शुरुआत में लाभुकों की संख्या 56 लाख से ज्यादा थी, लेकिन बड़ी संख्या में गैर जरूरतमंद इसका लाभ ले रहे थे। इसका खुलासा होने पर बैंक खातों का आधार सीडिंग होने अनिवार्य किया गया है। ऐसा होते गलत तरीके से लाभ लेने वालों के नाम कटते चले गए। जेटेट होने तक नहीं होगी शिक्षकों की नियुक्ति। हाईकोर्ट ने 2026 तक परीक्षा लेने को कहा। 9 साल से इंतजार कर रहे हैं उम्मीदवार। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ा निर्देश दिया है कि 2026 तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाए। अदालत ने साफ कहा कि जेटेट परीक्षा होने और उसके परिणाम आने तक राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू न करें। गुरुवार जस्टिस आनंद सेन की अदालत में जेटेट में हो रही देर को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। बुधवार को हुई सुनवाई में अदालत ने शिक्षा सचिव को हाजिर होने को कहा था। गुरुवार शिक्षा सचिव हाजिर हुए। सुनवाई के क्रम में अदालत ने शिक्षक पात्रता परीक्षा बीते 9 साल से नहीं होने पर नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि जो नियम है उसका पालन जरूरी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा मामले में हरिकेश महतो और अन्य 401 उम्मीदवारों ने याचिका दायर की है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज और अधिवक्ता कुशाल कुमार ने बहस की। अदालत ने सरकार से कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में अहम होता है, इसलिए बिना नियुक्तियां नहीं हो सकती। शिक्षक बनने के लिए टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। 9 साल में जेटेट नहीं होने से सहायक आचार्य की परीक्षा में शामिल होने का अवसर अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाया है। वे परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित रह गए हैं। ऐसे में यह स्थिति अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन है। अभ्यर्थियों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। दुर्गा पूजा को लेकर हाईकोर्ट ने जिलों के डीसी, एसपी और आयोजकों को दिए कड़े निर्देश। दुर्गा पूजा के मद्देनजर झारखंड हाईकोर्ट ने पूजा पंडालों में सुरक्षा, स्वच्छता और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि पूजा समितियों और जिला प्रशासन को पहले से जारी सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। ये सभी शर्तें पूरे राज्य में लागू होंगी। सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को इन निर्देशों का पालन करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा है कि पूजा पंडालों में सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़े नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराएं। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। जिला स्कूल मैदान में दुर्गा पूजा की अनुमति मिलने के बाद स्वतः संज्ञान लेकर कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। इस मामले में सरकार की ओर से दाखिल शपथ पत्र में कहा गया कि पूजा समाप्त होने के बाद मैदान को पहले जैसा खेल योग्य बना दिया जाएगा। आग से सुरक्षा के लिए 20 अग्निशामक यंत्र लगाए जाएंगे और भीड़ नियंत्रण के लिए 50 निजी सुरक्षाकर्मी और 100 स्वयंसेवक तैनात रहेंगे। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग प्रवेश व निकास मार्ग होंगे। साथ ही आपात स्थिति के लिए अलग निकास द्वार बनाया जाएगा। इसके साथ ही लाउडस्पीकर का उपयोग स्कूल समय में और रात 10 बजे के बाद पूरी तरह वर्जित रहेगा। साथ ही जिला प्रशासन ने पूजा समितियों को साफ निर्देश दिया है कि ध्वनि प्रदूषण और स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन अनिवार्य होगा। अदालत ने रांची जिला प्रशासन की ओर से पूजा समितियों को 8 सितंबर को जारी निर्देश का पालन करने का भी निर्देश दिया है। रांची में नवचयनित चिकित्सकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सौंपे नियुक्ति पत्र। बोले, आज हो रही भगवानों की नियुक्ति। झारखंड में सरकारी चिकित्सकों की कमी को दूर करने में इन दिनों हेमंत सरकार प्रयत्नशील है। इसके तहत झारखंड लोक सेवा आयोग और एनएचएम से चयनित करीब 175 सहायक प्राध्यापक और विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बांटे। झारखंड मंत्रालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के अलावा विभागीय सचिव अजय कुमार सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। नवनियुक्त ये चिकित्सक राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थापित किए जाएंगे। इस मौके पर स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों को दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। उन्होंने कहा कि झारखंड में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है,
जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 146 रिक्त पदों में हमें करीब 100 ही विशेषज्ञ चिकित्सक मिले हैं। अभी भी 50 पद खाली हैं, जबकि सरकार ने इन चिकित्सकों को अपने इच्छानुसार पोस्टिंग और पैसे का सुविधा दिया है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवचयनित चिकित्सकों को बधाई देते हुए कहा कि आपको भगवान कहा जाता है, इसलिए आप पर जिम्मेदारी के साथ साथ लोगों का विश्वास भी टिका है। झारखंड के स्वास्थ्य के संदर्भ में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि आप सब लोगों ने अपने करियर में स्वास्थ्य का क्षेत्र चुना है। उम्मीद है आपके ऊपर इस राज्य के गरीब लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज भगवानों की नियुक्ति हो रही है। आप सभी लोगों का सहयोग लेकर राज्य में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बहाल हो, ये कोशिश राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। रांची में कुर्मी की एसटी मांग के विरोध में 5 अक्टूबर को मोरहाबादी में महारैली। कुर्मी को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल करने की मांग के विरोध में पुरुलिया रोड स्थित एसपीडी सभागार हॉल में संवाददाता सम्मेलन आयोजित की गई। ये आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता ग्लैडसन डुंगडुंग, अजय तिर्की, सुषमा बिरुली, रूपचंद तिर्की, अशोक लोहरा, प्रेमचंद मुर्मू और वॉल्टर कंडुलना समेत कई बुद्धिजीवियों ने कहा कि कुर्मी आदिवासी नहीं है और इनकी एसटी दर्जा की मांग एक साजिश है। ग्लैडसन डुंगडुंग ने कहा कि आजसू और जेल कैंप पार्टी समाज को गुमराह कर 2029 में सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है। कुर्मी फर्जी दस्तावेजों के सहारे खुद को आदिवासी साबित करने में जुटे हुए हैं। अजय तिर्की ने कहा कि कुर्मी महतो लव कुश का वंशज हैं, जबकि उनका इतिहास आदिवासी संस्कृति से मेल नहीं खाता है। अंग्रेजी शासनकाल में 1931 में उन्होंने खुद को एसटी से अलग दर्ज करवाया था। उन्होंने कहा कि यदि इन्हें एसटी दर्जा मिला तो आदिवासी समाज का संवैधानिक अधिकार और सम्मान छिन जाएगा। अजय तिर्की ने घोषणा की कि कुर्मी की एसटी मांग के विरोध में 5 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में विशाल महारैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें हजारों आदिवासी शामिल होंगे। 26 से 29 सितंबर तक झारखंड में गरज के साथ वर्षा वज्रपात की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में 26 से 29 सितंबर तक वर्षा और वज्रपात होने की संभावना है। कहीं कहीं गरज के साथ आंधी भी चलेगी। मौसम विभाग ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि 26 सितंबर से 29 सितंबर तक कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं के झोंके के साथ वज्रपात होने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर रह सकती है। 26 और 27 सितंबर को अनेक स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। 28 और 29 सितंबर को झारखंड में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। रेलवे स्टेशन के फुट ओवरब्रिज के ऊपर चढ़ा युवक, 5 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। स्टेशन के फुट ओवरब्रिज की छत पर गुरुवार की सुबह एक युवक चढ़ गया। उसे नीचे उतरने के लिए जीआरपी जवानों को कई घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के राजगढ़ का रहने वाला मांगीलाल बीते कुछ दिनों से औरंगाबाद में मजदूरी कर रहा था। वो अपने भाई के साथ मेदिनीनगर रेलवे स्टेशन पर आया था, जहां वो अपने भाई से बिछड़ गया। इस संबंध में जीआरपी थाना प्रभारी सतीश कुमार पांडे ने बताया कि प्रथम दृष्टया युवक मनोरोगी प्रतीत हो रहा है। युवक को नीचे बुलाने का अथक प्रयास किया, लेकिन वो नीचे नहीं उतरा। इसके बाद जीआरपी सब इंस्पेक्टर सुरेश पासवान ऑटो चालकों की मदद से ब्रिज पर चढ़े और युवक को बहला फुसलाकर नीचे उतारा। इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि युवक के पास से एक मोबाइल बरामद किया गया है, हालांकि वो स्विच ऑफ है। उसके द्वारा बताए गए नंबर पर परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है ताकि उसे उसके घर भेजा जा सके। रामगढ़ में वन विभाग ने 2 हाथियों का सफल रेस्क्यू किया। 25 फीट गहरे कुएं में गिर गए थे दोनों। 25 फीट गहरे कुएं में गिरे 2 हाथियों का वन विभाग ने सफल रेस्क्यू किया है। इससे पहले गोला वन क्षेत्र के परसाढ़ी जंगल के पास हाथी और उसका एक बच्चा कुएं में गिर गया था। हादसे बाद से लगातार हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज ग्रामीणों को सुनाई दे रही थी। जब ग्रामीणों ने मौके पर जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि कुएं में 2 हाथी गिरे हुए थे। इसके बाद देखते ही देखते कुएं के आसपास ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी। ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस और वन विभाग को दी गई थी, जिसके बाद हाथी और उसके बच्चों को निकालने के लिए रूपरेखा तैयार की गई और वन विभाग ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। जानकारी के मुताबिक गांव के दीनाराम मांझी की जमीन पर मनरेगा योजना के तहत 25 फीट गहरा कुआं है। इस क्षेत्र में लगातार हाथियों की चहलकदमी होती रहती है। हाथियों का एक बड़ा झुंड, जिसमें लगभग 12 से ज्यादा हाथी हैं, वो इस इलाके में पिछले 15 दिनों से चहलकदमी कर रहे हैं। हाथी कभी बोकारो चले जाते थे तो कभी रजरप्पा, गोला और आसपास के क्षेत्र के जंगल की ओर निकल जाते थे।
धनबाद में प्रधानाचार्य पर अश्लील टिप्पणी का आरोप, छात्राओं ने किया हंगामा। गोविंदपुर के बरवा पूर्व स्थित पीएम श्री महेंद्र +2 उच्च विद्यालय में गुरुवार को छात्राओं ने प्रधानाचार्य राजेश शर्मा पर अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। छात्राओं का आरोप है कि परीक्षा के दौरान विद्यालय में बैठने के लिए प्रधानाचार्य से बेंच टेबल की मांग की गई थी। इस पर प्रधानाचार्य ने कथित रूप से आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणी करते हुए गोदी में बैठाने जैसी बात कही। इससे छात्राओं ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना देते हुए प्रधानाचार्य को निलंबित करने की मांग शुरू कर दी। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में अभिभावक व अन्य छात्र छात्राएं पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इस दौरान विद्यालय का माहौल तनावपूर्ण हो गया। ये देख प्रधानाचार्य राजेश शर्मा विद्यालय से चुपके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित भीड़ को शांत कराया। पुलिस ने छात्राओं और अभिभावकों को आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता से जांच की दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शिक्षा विभाग को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। झारखंड में शराब घोटाले पर बवाल, बाबूलाल ने सीएम को पत्र लिख सीबीआई जांच की मांग की। झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। मरांडी ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि इस घोटाले में सैकड़ों करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है और इसमें निलंबित आईएएस अधिकारी, राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन के शीर्ष अधिकारी और छत्तीसगढ़ के शराब माफिया शामिल हैं। उन्होंने लिखा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो में हाल ही में हुए संदेहास्पद तबादलों पर भी सवाल खड़े किए। मरांडी ने पूछा कि एसीबी से हटाए गए अफसर शराब घोटाले में किसके लिए काम कर रहे थे, उन्हें किसके इशारे पर एसीबी में पदस्थापित और फिर क्यों हटाया गया, वर्तमान में उन्हें कहां पदस्थापित किया गया और किसके हित में काम कर रहे हैं। मरांडी ने कहा कि ये फेरबदल इस बात का संकेत है कि सरकार घोटाले की तह तक जाने के बजाय इसमें शामिल अपने करीबी अफसरों को बचाने में जुटी है। मरांडी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस मामले में तत्काल और ठोस कदम नहीं उठाए तो ये माना जाएगा कि इस महाघोटाले को मुख्यमंत्री का सीधा संरक्षण प्राप्त है। चाईबासा में 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर, सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के सामने डाले हथियार। झारखंड के चाईबासा में 10 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा आयोजित भाकपा माओवादी सामूहिक आत्मसमर्पण कार्यक्रम के दौरान इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। झारखंड सरकार की उग्रवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता भी मौजूद रहे। झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भाकपा माओवादी के 9 दस्ते सदस्यों और एक एरिया कमेटी मेंबर ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि झारखंड सरकार की प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 10 नक्सलियों ने आज 25 सितंबर 2025 को झारखंड के डीजीपी और सीआरपीएफ व झारखंड जगुआर के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आत्मसमर्पण कर दिया। उनके आत्मसमर्पण से चाईबासा में माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। झारखंड पुलिस ने नक्सली गतिविधियों में शामिल अन्य लोगों से भी झारखंड सरकार की प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति का लाभ उठाकर आत्मसमर्पण करने और मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की है। पुलिस के अनुसार सुरक्षा बलों की कार्रवाई और झारखंड सरकार की प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर पिछले 3 वर्ष में चाईबासा में 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। रांची जिले के सभी थाना क्षेत्र में अड्डेबाजी करने वालों के खिलाफ चला अभियान। राजधानी में गुरुवार की रात अड्डेबाजी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। एसएसपी राकेश रंजन के आदेश पर रांची जिले के सभी थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी और डीएसपी के द्वारा अड्डेबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान बेवजह जमा होकर अड्डेबाजी करने वाले कई युवकों को पुलिस ने खदेड़कर भगाया तो कई लोगों को हिदायत देकर छोड़ा गया कि अगली बार इस तरह का अड्डेबाजी करने पर जेल भेज दिया जाएगा। एसएसपी ने लोगों से अपील की है कि वे मुखर होकर अड्डेबाजी करने वालों की जानकारी दें। अगर आप किसी भी जगह पर अड्डेबाजी करते देखते हैं या उसकी सूचना मिलती है तो तुरंत हमें जानकारी दें, इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा बताया गया कि अक्सर अड्डेबाजी करने वाले लोग नशा करते हैं और आपराधिक घटनाओं की योजना भी बनाते हैं। ऐसे में अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए अड्डेबाजी पर लगाम लगाना काफी जरूरी है। नक्सलियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस और सुरक्षा बल को बड़ी सफलता, आर्म्स के साथ विस्फोटक बरामद। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ सुरक्षा बल और गिरिडीह पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। टीम ने नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखे गए हथियार और विस्फोटक को बरामद किया है। यह सफलता पारसनाथ की तराई वाले इलाके में मिली है। सफलता लॉन्ग रूट पेट्रोलिंग के दौरान मिली है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार एसपी डॉक्टर बिमल कुमार और सीआरपीएफ 154 बटालियन के कमांडेंट एसडी त्रिपाठी के निर्देश पर पिछले दिनों से नक्सल प्रभावित इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। एएसपी अभियान सुरजीत कुमार, सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट अमित कुमार झा,
कोबरा 203 बटालियन सहायक कमांडेंट वैभव मल्होत्रा के संयुक्त नेतृत्व में सर्च अभियान चल रहा था। अंधाधुंध फायरिंग करने वाले 3 अपराधी गिरफ्तार। राहुल दुबे गैंग के लिए करते थे काम। रामगढ़ जिला में सीसीएल रेलवे साइडिंग पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल फोन बरामद किया है। ये सभी राहुल दुबे गैंग के लिए काम करते थे। 18 अगस्त को सयाल भुरकुंडा स्थित RA माइनिंग की साइट पर रंगदारी मांगने और दहशत फैलाने के उद्देश्य से बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। उसके बाद 29 अगस्त को सेंट्रल सौंदा भुरकुंडा सीसीएल रेलवे साइडिंग में भी बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। इन दोनों मामले को लेकर रामगढ़ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने पतरातू एसडीपीओ गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया। टीम ने कार्रवाई करते हुए कुज्जू रेलवे साइडिंग में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने की योजना बनाने के दौरान एसआईटी ने इन्हें दबोचा है। इनके पास से पिस्तौल, जिंदा कारतूस, मोबाइल बरामद किए गए हैं। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि राहुल दुबे गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों द्वारा पूर्व में भुरकुंडा क्षेत्र में कोल सैंडिंग में रंगदारी लेने के उद्देश्य से अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। दहशत फैलाने का प्रयास किया गया था। झारखंड का नया मुख्य सचिव कौन? अलका तिवारी 30 सितंबर को हो रही रिटायर। झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रही हैं। ऐसे में प्रशासनिक गलियारों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि राज्य का अगला मुख्य सचिव कौन होगा। अलका तिवारी 1988 बैच की आईएएस अफसर हैं। इनके बाद वरीयता सूची में सबसे ऊपर शैलेश कुमार सिंह हैं। वे वर्ष 1991 बैच के आईएएस अफसर हैं। वे अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव के पद पर हैं। उनके बाद निधि खरे, फिर अविनाश कुमार हैं। निधि खरे वर्ष 1992 बैच की आईएएस अफसर हैं। फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। इन दोनों अफसरों के बाद अविनाश कुमार वरीयता में ऊपर हैं। वे 1993 बैच के आईएएस अफसर हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के पद पर हैं। उनकी सेवा अगस्त 2029 तक है। हालांकि चर्चा के मुताबिक राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान मुख्य सचिव अलका तिवारी को एक्सटेंशन दिए जाने की संभावना है। हालांकि इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। जब नए मुख्य सचिव के बारे में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से पूछा गया तो वो इसका जवाब देने से परहेज करते दिखे। इधर सत्तारूढ़ जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे के अनुसार मुख्यमंत्री इस संबंध में समुचित निर्णय लेंगे। झारखंड के विभिन्न थानों में अब होंगी महिला मुंशी। 244 महिला पुलिसकर्मियों की हुई पोस्टिंग। झारखंड के सभी जिलों में चिन्हित थानों में महिला मुंशी के पदस्थापन का सपना सच हो गया है। महिला सशक्तिकरण और संवेदनशील पुलिसिंग को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा राज्य के सभी जिलों के चिन्हित थानों में मुंशी का कार्य करने के लिए ट्रेंड महिला आरक्षियों को जिलों में पदस्थापित कर दिया गया है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने अपने पद पर योगदान देने के बाद घोषणा की थी कि हर थाने में महिला मुंशी होंगी। डीजीपी ने अपने वादे को पूरा कर दिया है। झारखंड के थानों में महिला मुंशी के पदस्थापन का सपना गुरुवार को हकीकत में बदल गया। चयनित महिला मुंशियों को ट्रेनिंग के बाद झारखंड के सभी जिलों में पोस्टिंग दे दी गई है। पोस्टिंग के आदेश में सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को यह निर्देश दिया गया है कि जिलों में जिन महिला आरक्षियों की पोस्टिंग की गई है उन्हें 27 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक किसी भी थाना में संबंध करते हुए व्यवहारिक ट्रेनिंग करवाई जाए। ट्रेनिंग के पश्चात चिन्हित थानों में उनकी प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित किया जाए। पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी किए गए निर्देश में यह भी बताया गया है कि जिस थाने में महिला मुंशी की पोस्टिंग होगी उस थाने में पूर्व से पदस्थापित पुरुष पुलिसकर्मी जो पूर्व से मुंशी का काम कर रहे हैं उन्हें पूर्णतः उस थाने से हटकर अन्य जगह प्रतिनियुक्त किया जाए। आवेदन पत्र में महिला मुंशी बनने के लिए कई शर्तें भी लिखी गई थी। उन शर्तों को पूरा करने के बाद ही महिला पुलिसकर्मी थानों में मुंशी का काम कर पाएंगी। जिसके बाद 1000 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मियों ने सभी शर्तों का पालन करते हुए आवेदन प्रपत्र भरा था। 9 चोरों ने मिलकर की थी 1 करोड़ के सोने के आभूषण की चोरी, अब पहुंच गए सलाखों के पीछे। 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जेवर के साथ हजारीबाग पुलिस ने 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए युवकों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 131 आभूषण, वजन में 1100 ग्राम, 25 चांदी के सिक्के और 6 पीस मोबाइल बरामद किया है। इसकी पुष्टि हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने की है। एसपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों ने अलग अलग तारीख को कई घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने अपराधियों के पास से 1 करोड़ से अधिक का सोना बरामद किया है जो वजन में 1 किलो 100 ग्राम है।
एसपी ने बताया कि हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 13 सितंबर को अन्यदिता मल्लिक के घर घुसकर अज्ञात अपराधियों ने डकैती की घटना पर अंजाम दिया था, जिसमें 8 की संख्या में अपराधियों में 80 लाख रुपए के गहनों पर हाथ साफ किया था। एसपी ने बताया कि पकड़े गए रणवीर कुमार सिंह उर्फ छोटू उर्फ जोकर के ऊपर पूर्व से अलग अलग थाने में 7 मामले दर्ज हैं। वहीं अन्य अपराधियों के खिलाफ भी विभिन्न थानों में केस दर्ज हैं। धनबाद में कॉलेज में बवाल, छात्राओं से बाहरी युवकों ने की छेड़खानी, विरोध करने पर कॉलेज में घुस की मारपीट, गोलियां भी चली। धनबाद जिले के जामाडोबा स्थित डिग्री कॉलेज में हिंसा और तोड़फोड़ की एक हिंसक घटना घटी। इस घटना से कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक जब कुछ छात्राओं ने छेड़खानी का विरोध किया तो एक गुट ने बाहरी असामाजिक तत्वों को बुला लिया, जिन्होंने कॉलेज परिसर में घुसकर छात्रों के साथ मारपीट और अभद्रता की। इस झड़प में छात्र बिट्टू कुमार चोटिल हो गए। कॉलेज के प्राचार्य आरपी सिंह भी इस झड़प में घायल हो गए। घायल छात्र बिट्टू ने बताया कि जब वे छात्रा को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया। पिस्टल से लैस 3 हमलावरों ने उन पर पत्थरों से हमला किया। उन्होंने गेट के बाहर हवाई फायरिंग भी की। प्रिंसिपल ने बताया कि शोर सुनकर वे बाहर आए और उन्होंने देखा कि अन्य छात्र आपस में लड़ रहे हैं। पहले तो उन्हें लगा कि यह आपसी विवाद है, लेकिन जब उन्होंने विरोध किया तो हमलावरों ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उनके पैर में चोट लग गई। कुछ असामाजिक तत्वों ने कॉलेज की सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। छात्रों के मुताबिक बाहरी लोगों द्वारा छात्राओं की छेड़खानी करने से झगड़ा शुरू हुआ। जब उन्होंने विरोध किया तो बदले की भावना से उनके साथ मारपीट और तोड़फोड़ की गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। घायल छात्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। धनबाद में दुर्गा पूजा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 8000 जवान होंगे तैनात। दुर्गा पूजा को लेकर धनबाद जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 8000 से अधिक पुलिस जवानों को तैनात किया जाएगा। न्यू टाउन हॉल में गुरुवार को डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में पूजा समितियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि श्रद्धालुओं के लिए सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करें, प्रशासन द्वारा निर्धारित सभी मानकों का पालन करें। डीसी ने बताया कि सभी प्रमुख पूजा पंडालों और विसर्जन जुलूस की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। सभी सीएचसी और सदर अस्पताल धनबाद में एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। वहीं प्रमुख स्थलों पर अग्निशमन वाहन भी तैनात रहेंगे। पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए कि प्रवेश द्वार के सामने वाहन खड़ा नहीं करें। एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान जिले में 8000 से अधिक पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। हर पंडाल में सादे लिबास में महिला और पुरुष पुलिसकर्मी रहेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशानुसार पूरे जिले में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि पूजा समितियां पंडाल परिसर के 400 मीटर के दायरे में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करें और कम से कम 20-20 वॉलंटियर की नियुक्ति करें। प्रमुख पंडालों में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर तत्काल कार्रवाई के लिए पुलिस मॉनिटरिंग सेल सक्रिय रहेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे देश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी समय से पुनरीक्षण पूर्व की गतिविधियां पूरी करें। गुरुवार को निर्वाचन सदन से ऑनलाइन माध्यम से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2003 की मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो ताकि मतदाता और राजनीतिक दल इसे डाउनलोड एवं प्रिंट कर सकें। बैठक में ऑनलाइन माध्यम से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देवदास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज ठाकुर और अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। हजारीबाग में जमीन के अवैध जमाबंदी मामले में नेक्स्ट जेन के मालिक विनय सिंह को एसीबी ने किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने हजारीबाग में अवैध जमाबंदी से जुड़े एक बड़े मामले में नेक्स्ट जेन ऑटोमोबाइल के मालिक विनय कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी 25 सितंबर की शाम हुई। विनय कुमार सिंह पर सरकारी अधिकारियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचकर गैर मजरूआ खास और जंगल झाड़ी किस्म की भूमि की अवैध जमाबंदी कराने का आरोप है। इसको लेकर एसीबी हजारीबाग थाना में ये मामला कांड संख्या 11/25 के तहत दर्ज किया गया है। जांच में ये पाया गया कि रद्द की गई जमाबंदियों के बावजूद विनय कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ मिलकर इसी तरह की गैर मजरूआ खास और जंगल खाते की भूमि की अवैध जमाबंदी कराई। उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र रचकर अनुचित लाभ प्राप्त किया और एक गंभीर संज्ञेय अपराध किया। इस मामले में विनय कुमार सिंह को लाभार्थी क्रेता के रूप में पाया गया है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी से हजारीबाग में भूमि घोटाले से जुड़े अन्य मामलों के खुलासे की भी उम्मीद है।
ये जमीन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के तहत संरक्षित वन क्षेत्र मानी जाती है, लेकिन इसे विनय कुमार सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के नाम पर अवैध रूप से दाखिल खारिज कर दिया गया। ये काम तब हुआ जब विनय चौबे हजारीबाग में डीसी के पद पर पदस्थापित थे। एसीबी की जांच में करोड़ों की इस सरकारी जमीन की बंदर बांट में कथित लाभार्थी विनय कुमार सिंह की मिली भगत की पुष्टि हुई है। ये मामला तत्कालीन हजारीबाग डीसी विनय कुमार चौबे के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। झामुमो की बिहार इकाई का हेमंत सोरेन से विधानसभा सीटों को लेकर आग्रह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनावी हलचल बिहार में तेज है, तो झारखंड की राजधानी रांची में भी इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि झारखंड की सत्तारूढ़ और सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का बिहार चुनाव में क्या रुख रहेगा। बिहार चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बिहार इकाई ने 2 महीने पहले ही केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को 14 विधानसभा सीटों की सूची सौंपकर इन सभी सीटों पर दावेदारी करने का आग्रह किया था। ऐसे में अब जब बिहार में इंडिया ब्लॉक के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इसकी चर्चा तेज हो गई है। झामुमो के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य और बिहार प्रभारी पटवारी हांसदा ने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को जो चिट्ठी भेजी है, उसमें बिहार की जिन 14 विधानसभा सीटों का जिक्र है, उनमें पूर्णिया जिले की 2, कटिहार जिले की 3, बांका जिले की 2 और अररिया, किशनगंज, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, मधेपुरा और सुपौल जिले की 1-1 सीट शामिल है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर 14 सीटों की मांग पर झारखंड राजद की उपाध्यक्ष अनीता यादव ने कहा कि सीट शेयरिंग में किसकी कितनी भागीदारी होगी, इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। वैसे सभी राजनीतिक दलों को ज्यादा सीटें मांगने का अधिकार है। वहीं पार्टी के प्रदेश सचिव राम कुमार यादव का कहना है कि जिसकी जितनी ताकत है उसी के हिसाब से सीटें मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो जानकारी उन्हें मिली है उसके अनुसार जेएमएम को बिहार में 2 से 3 सीट मिल सकती है। दुर्गा पूजा के दौरान कैसा रहेगा झारखंड का मौसम, क्या बारिश त्योहार में डालेगा खलल? शारदीय नवरात्र का उत्साह राज्य में चरम पर है। दूसरी ओर राजधानी रांची सहित राज्य भर में दुर्गा पूजा आयोजन समितियों की ओर से पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस सबके बीच राज्यवासियों के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है कि दुर्गा पूजा के दौरान रांची और राज्य में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। मौसम केंद्र रांची के वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि इन दिनों बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम एक्टिव हो रहा है। अभी तक के पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बनने वाला ये सिस्टम का असर ओडिशा और आंध्र प्रदेश में ज्यादा दिखेगा, लेकिन उसकी नमी और क्लाउड बैंड में झारखंड भी आएगा। इस वजह से झारखंड में भले ही भारी बारिश न हो, लेकिन हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बनी हुई है। दुर्गा पूजा के आयोजकों को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश को ख्याल रखकर अपनी तैयारी करेंगे। अभिषेक आनंद ने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में दशहरा के भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की ही संभावना है। 1 अक्टूबर से लागू होंगे ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम लागू होंगे। केंद्र सरकार ने गुरुवार को इसकी घोषणा कर दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 को लोकसभा में पारित किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 को लोकसभा में केंद्र ने पारित किया था। इसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी को दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया गया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और हितधारकों के साथ कई बार चर्चा की है। कानून पारित होने के बाद एक बार फिर हम उनके साथ जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बैंकों और अन्य हितधारकों से भी परामर्श किया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार इस पर आगे भी परामर्श रखेगी। ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2025 को अपनी मंजूरी दे दी थी। इस कानून को लाने का सरकार का मकसद सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने और ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले मशहूर हस्तियों पर निगरानी को सख्त करने का है। सरकार का तर्क है कि युवाओं को ऐसे जोखिम भरे गेमिंग ऐप्स से बचाना बेहद जरूरी है जो उन्हें आर्थिक संकट में धकेल देते हैं। केंद्र सरकार का यह भी तर्क है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर अंकुश लगाकर पैसों की धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने जैसी गतिविधियों को भी रोका जा सकता है। रांची के सैनिक बाजार में बनेगा बड़ा शॉपिंग मॉल, ये होगा आकर्षण का केंद्र। राजधानी की हृदय स्थली में मौजूद सैनिक बाजार में नया भव्य मॉल बनेगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमैर के निर्देश पर गुरुवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय में परमर्शी मास एंड वॉयड ने मॉल की डिजाइन का प्रस्तुतिकरण किया। इसमें मामूली संशोधनों के साथ प्रधान सचिव सुनील कुमार ने फाइनल डिजाइन जल्द बनाकर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
ये मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स पीपीपी मोड पर बनेगा। इसके निर्माण में राज्य सरकार की कोई राशि नहीं खर्च होगी। खास बात यह है कि पहले से जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनको विस्थापित नहीं किया जाएगा। मॉल बनने के बाद सबसे पहले योग्य दुकानदारों को शिफ्ट किया जाएगा। परामर्शी मास एंड वॉइड के प्रमुख प्रणव कुमार ने प्रधान सचिव के समक्ष डिजाइन दिखाते हुए बताया कि आगे और पीछे 2 भवन बनाए जाएंगे, जिसका मुख्य आकर्षण ट्विन टावर रहेगा जो 11 मंजिला बनेगा। यहां कुल 9 लाख वर्ग फीट में कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसमें मार्केटिंग सह ऑफिस का बिल्डअप एरिया 6 लाख वर्ग फीट होगा, जिसमें 3 लाख वर्ग फीट का 2 बेसमेंट बनेगा, जहां 700 से अधिक वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। निचले तल यानी लोअर ग्राउंड फ्लोर पर शॉपिंग मॉल और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये अगले भवन का हिस्सा होगा। इस प्रस्तावित मॉल के पिछले हिस्से में मिश्रित उपयोगिता वाला ट्विन टावर बनेगा, जिसमें खुदरा व्यवसाय के साथ मनोरंजन और वर्कशॉप सह कार्यशाला भी बनाया जाएगा, जो शहरी नागरिकों की जरूरतों को पूरा करेगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।